गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल, परकिरणन कोण का मान। प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम कोलिजन को पढ़ रहे थे, टू डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है, हमारी क्या थी, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर को हमने पढ़ा था। तो वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास में क्या था, एक पार्टिकल हमारा रेस्ट में था और जो दूसरा पार्टिकल था वो u वेग से गति कर रहा था, ठीक है। उसकी वेलोसिटी थी हमारे पास में u और एक पार्टिकल हमारा रेस्ट में था। तो यहां से हमने इसकी कोलिजन को, यानी इन दोनों की जो कोलिजन हो रही है अपने पास में, ठीक है, इसको हमने दो तरीके से पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था लेब फ्रेम के अंदर, हमारा जो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र होता है उसके अंदर, और एक हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। तो जब हमने प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में इसको पढ़ा था तो वहां पर हमारे पास क्या था, दो डायरेक्शन में इस तरह से वैल्यू थी, ठीक है, यानी जो पार्टिकल्स थे वो कोलिजन के बाद में डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी जिस इनिशियल पाथ से ये आ रहे थे उस पाथ पे नहीं थे, ये डिफ्लेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास में θ1 और θ2 दो हमने एंगल लिखे थे। तो हमारा जो एंगल होता है जिससे ये डिफ्लेक्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल कहते हैं, ठीक है, ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। और जब हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या देखा था कि हमारा इस तरह से था, एक पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इधर थी तो दूसरे की क्या होगी, जस्ट उसके अपोजिट होगी। ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर थे, ये थीटा था और ये भी थीटा था। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर तो हमारे पास में थीटा की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा लेबो फ्रेम है हमारे पास में, लेब फ्रेम जो होगा इसके अंदर क्या होगा, स्कैटरिंग एंगल की फिक्स वैल्यूज होती है, यानी इस पर कंडीशन होती है, ठीक है। तो लेब फ्रेम के अंदर हम इसके मान देखते हैं कि किस प्रकार हमारे पास में स्कैटरिंग एंगल आता है, ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले लिखते हैं कि जो हमारा tan θ1 होगा, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हमारी y और y डैश एक्सिस थी, ये हमारे पास में m1 और ये अपने पास में m2। इसकी वेलोसिटी 0 थी, ये रेस्ट में था और इसका u वेग था। कोलिजन के बाद में ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। कोलिजन के बाद में इसकी जो वेलोसिटी थी वो v1 थी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v2 थी, ठीक है। और ये θ1 एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस से और ये θ2 एंगल बना रहा था, ठीक है, हमारे पास में इस तरह से था। तो हम इसके लिए अगर tan θ1 लिखें, ठीक है, तो tan θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ1 यहां से अगर हम निकालें तो ये हमारे पास में वैल्यू क्या है, v1 sin θ1, क्योंकि ये अपनी क्या है, v1 sin θ1 और ये अपना क्या है, v1 cos θ1, ठीक है। तो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये होगी, ये v1 cos θ1 है तो ये भी v1 cos θ1 होगी, ये v1 sin θ1 है तो ये भी v1 sin θ1 होगी। तो tan θ1 का मान क्या हो जाएगा, v1 sin θ1 अपॉन v1 cos θ1, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया v1 sin θ1 अपॉन v1 cos θ1। अब जो हमारे पास में v1 और v2 वेलोसिटी है, ये किसके अंदर है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के अंदर, लेब फ्रेम के अंदर। यदि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर देखें तो वहां से अपने पास में क्या होगा, v1 इक्वल टू क्या होगा, v1 डैश प्लस vcm, ठीक है। प्रयोग इसमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर अपने पास में क्या आ जाएगा, v1 डैश इक्वल टू v1 माइनस vcm होता है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में v1 का मान क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं v1 इक्वल टू v1 डैश प्लस vcm, ठीक है, क्योंकि
V1 इक्वल टू V1 डैश प्लस VCM, ये फॉर्मूला हम लिख रहे थे। V1 डैश इक्वल टू V1 माइनस VCM या U1 डैश इक्वल टू U1 माइनस VCM, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। यानी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, V1 डैश होगी। तो यहाँ पर V1 इक्वल टू आ जाएगा V1 डैश प्लस VCM। तो V1 का मान आ गया। अब हम इसे, ये हमारी जो इक्वेशन है V1 इक्वल टू V1 डैश प्लस VCM, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पास में V1 है, ठीक है, V1 क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की फॉर्म में है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। V1 का जो हमारा मान है वो किसमें है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो प्लेन के अंदर है तो हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लिख सकते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो यहां से अपने पास में क्या आएगा, घटकों के रूप में या इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में अपने पास में क्या बन जाएगा, V1 साइन थीटा 1 इक्वल टू V1 डैश साइन थीटा, ठीक है। V1 साइन थीटा 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना, V1 डैश साइन थीटा। जहां पर हमारा थीटा एंगल कौन सा था, जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर कोलिजन को पढ़े थे तब अपने पास में क्या था, V1 डैश, और ये अपने पास में क्या थी, V2 डैश, ठीक है। तो V1 डैश और V2 डैश क्या बना रही थी, थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ में। तो यहां से V1 साइन थीटा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। तो V1 साइन थीटा 1 इक्वल टू V1 डैश साइन थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया। और VCM जो होगा, VCM का जो मोशन होगा वो हमेशा क्या होता है अपने पास में, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही VCM का जो मान आएगा अपने पास में। तो यहां से जब हम वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालेंगे तो वो कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये वैल्यू सिर्फ इतनी रहेगी। तो हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग V1 साइन थीटा 1 और V1 डैश साइन थीटा दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यानी जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, जो हम V1 इसकी M1 के लिए हमारे पास में कोलिजन के बाद में V1 आई है, तो V1 का मान इसके अंदर लेब फ्रेम में भी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम कंपोनेंट निकालते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग था। अब हम एक्स एक्सिस के अलोंग निकालें तो क्या हो जाएगा, V1 कोस थीटा 1 इक्वल टू V1 डैश कोस थीटा प्लस VCM, ठीक है। साथ में क्या रहेगा, VCM का मान भी रहेगा। ये भी अपन क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है। तो यहां से अपने पास में V1 कोस थीटा 1, V1 डैश कोस थीटा प्लस का VCM, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अब जो हमारा VCM था, VCM का मान क्या है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। VCM का जो हमारा मान है उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो पहले तो हम इसके अंदर वैल्यू रख दें, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो समीकरण 1 में जब हम मान रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 इक्वल टू V1 साइन थीटा 1 की जगह हम V1 डैश साइन थीटा रख सकते हैं, और V1 कोस थीटा 1 की जगह हम रख सकते हैं V1 डैश कोस थीटा प्लस का VCM, ठीक है। ये वैल्यू हम रख सकते हैं इसके अंदर, V1 डैश साइन थीटा अपॉन V1 डैश कोस थीटा प्लस VCM। अब हम VCM का मान निकालते हैं।
VCM इक्वल टू क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM इक्वल टू, VCM का मान क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमारा u2 0 है तो क्या आ जाएगा, m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और u1 को हम क्या लिख सकते हैं, u1 डेस प्लस VCM। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा m1u1 डेस प्लस VCM डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां से VCM का मान, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो VCM इक्वल टू m1u1 डेस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस का m1 VCM अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, u1 की जगह हमने u1 डेस प्लस VCM लिखा और फिर इसको हमने इस तरह से ओपन कर लिया, इस टर्म को हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा VCM माइनस m1 VCM अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 u1 डेस अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 u1 डेस अपॉन m1 प्लस m2, इसको सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस VCM को हम कॉमन ले रहे हैं, 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 u1 डेस अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। तो यहां से ये हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू VCM इक्वल टू m1 u1 डेस अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 से m1 कैंसिल, m2 अपॉन m1 प्लस m2 VCM इक्वल टू m1 u1 डेस अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा तो VCM का मान अपने पास में आ गया m1 अपॉन m2 u1 डेस। ठीक है, और जो हमने सोल्व कर रहे थे हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर, वहां पर हमने देखा था कि मोड ऑफ V1 डेस इक्वल टू मोड ऑफ U1 डेस था और मोड ऑफ V2 डेस इक्वल टू मोड ऑफ U2 डेस था। ठीक है, यानी जो मैग्नीट्यूड थे वेलोसिटी के वो इक्वल थे। तो यहां से अपने पास में क्या होगा कि मोड ऑफ इस U1 डेस की जगह, U1 डेस की जगह हम क्या रख सकते हैं, V1 डेस रख सकते हैं। तो जो हमारा VCM का मान है वो क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2 V1 डेस। ठीक है, तो VCM का मान अपने पास में आ गया m1 अपॉन m2 V1 डेस। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा तो समीकरण 5 से मान हम रख देते हैं समीकरण 4 के अंदर। तो समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर तो tan θ1 इक्वल टू
टेन थीटा वन इक्वल टू अपने पास हो जाएगा v1 डेज साइन थीटा अपॉन v1 डेज कोस थीटा प्लस का VCM। ठीक है, VCM का मान हम रखें तो टेन थीटा वन इक्वल टू v1 डेज साइन थीटा अपॉन v1 डेज कोस थीटा प्लस VCM m1 अपॉन m2 v1 डेज। ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा टेन थीटा वन का मान। ठीक है, m1 अपॉन m2 v1 डेज यहाँ से सब में कॉमन आ जाएगा, तो टेन थीटा वन इक्वल टू हो गया v1 डेज साइन थीटा, v1 डेज को हम कैंसिल कर देते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस m1 अपॉन m2। ठीक है, ये आ गया अपने पास में टेन थीटा वन का मान। तो यहां से हम थीटा वन के लिए देखते हैं कि हमारा जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो किस प्रकार वेरी करता है। ठीक है, यहां तक लिख लें इसको। ठीक है, तो टेन थीटा वन का मान अपने पास में आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस का m1 अपॉन m2। अब हम देखते हैं कि टेन थीटा वन इक्वल टू अपने पास में ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस m1 अपॉन m2 है। तो यहां से अगर हम चेक करें, फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं कि यदि m1 इज ग्रेटर देन m2 हुआ, ठीक है, m1 इज ग्रेटर देन m2 होगा, तो m1 अपॉन m2 का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, m1 अपॉन m2 का मान क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, यदि m1 जो है वो बड़ा है m2 से। तो ये अपने पास में कंडीशन हुई, तो टेन थीटा वन का जो मान है वो क्या रहेगा, लेस देन इंफिनिटी रहेगा, क्योंकि हमारे पास में क्या है, टेन थीटा वन इक्वल टू क्या अपने पास में, टेन थीटा वन इक्वल टू है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस m1 अपॉन m2। ये अपने पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस m1 अपॉन m2 है। ठीक है, और हमारा m1 अपॉन m2 का मान ग्रेटर देन 1 है, और हमें पता है कि कोस थीटा का जो मान है वो क्या होगा, -1 टू +1। ठीक है, तो जब ये -1 होगा, तो ये -1 यदि हमारा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 होता, यानी दोनों 1 होते, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, तब तो क्या होता, जब हमारा थीटा इक्वल टू π/2 यानी कोस थीटा का थीटा इक्वल टू पाई यानी कोस थीटा अपने पास में पाई पर क्या होता है, -1 होता है, तो ये +1 और ये -1 क्या हो जाते, 0 हो जाते, और जब अपने पास में डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाता, ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन 0 आने पर क्या हो जाता, टेन थीटा का मान इन्फिनिटी चला जाता। ठीक है, अनंत हो जाता। लेकिन जब हमारी कंडीशन ये है कि m1 जो है वो बड़ा है m2 से, m1 अपॉन m2 ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, कभी भी टेन थीटा वन का मान इससे इन्फिनिटी से बड़ा इन्फिनिटी नहीं होगा, हमेशा इन्फिनिटी से कम ही रहेगा। ठीक है, तो एक तो अपने पास में ये कंडीशन आ गई, तो टेन थीटा वन इज लेस देन इन्फिनिटी होने का मतलब है कि थीटा वन क्या रहेगा, लेस देन π/2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा अनंत कब होता है, टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। तो जब कोस 0 होगा उसी टाइम पर क्या होता है, टेन थीटा का मान इन्फिनिटी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पाई बाय 2 पर टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन पाई बाय 2 का मान हमारा इन्फिनिटी होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये कभी इन्फिनिटी नहीं होगा, लेस देन रहेगा। इसका मतलब है कि थीटा 1 जो है वो लेस देन पाई बाय 2 रहेगा। अब हमारा थीटा 1 क्या था कि जब हमारे पार्टिकल्स टक्कर कर रहे थे, ठीक है, पार्टिकल्स में कोलिजन के बाद में जब ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए थे तो बनने वाला जो एंगल था एक्स एक्सिस के साथ में वो था हमारा थीटा 1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि थीटा 1 इज लेस देन पाई बाय 2 का होने का मतलब है कि इस कोलिजन में, कौन सी कोलिजन अपने पास में, कंडीशन क्या है कि जो हमारा पार्टिकल है m1 वो बड़ा है m2 से। यानी जब हमारा कोई भारी कण, ठीक है, m1 क्योंकि बड़ा है तो ये हमारा जो भारी कण होगा वो यदि हल्के कण से टक्कर करता है, यानी जो हमारा बड़ा पार्टिकल है वो छोटे पार्टिकल से अगर कोलिजन करता है तो कोलिजन में कभी भी ये कंडीशन नहीं होगी कि वो वापस मुड़ जाए, बाउंस बैक हो जाए, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा कि इससे कोलिजन के बाद में इसका मोशन इधर हो जाए, ठीक है। पाई बाय 2 से कम ही रहेगा ये जो स्कैटरिंग एंगल है वो, यानी इसका मोशन सिर्फ इससे कम ही होगा। ये यहाँ तक यहीं तक जा सकता है, कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई अपने पास में कि जब भी कोई ये हमारा बड़ा पार्टिकल है जो छोटे पार्टिकल से कोलिजन करेगा तो ये क्या रहेगा, इसका जो स्कैटरिंग एंगल है वो पाई बाय 2 से कम ही रहेगा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई। तो इसके लिए आप लोग लिख लेना कि टेन थीटा 1 इज लेस देन इंफिनिटी, तो थीटा 1 इज लेस देन पाई बाय 2। तो हम लिख सकते हैं, कहते हैं जब भी कोई भारी कण किसी हल्के कण से टक्कर करता है तो उसका जो स्कैटरिंग एंगल होगा, प्रकीर्णन कोण, वो पाई बाय 2 से कम रहेगा, यानी वो वापस नहीं आएगा, बाउंस नहीं होगा, बैक बाउंस नहीं होगा, ठीक है। ये अपने पास में कंडीशन आ जाएगी। सेकंड कंडीशन हम लेते हैं सेकंड हम ले लें कि m1 इज लेस देन m2 है, ठीक है। m1 इज लेस देन m2, तो m1 अपॉन m2 का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। तो m1 अपॉन m2 लेस देन 1 होने का मतलब है कि हमारा जो टेन थीटा है, टेन थीटा 1 क्या है अपने पास में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस का m1 अपॉन m2। तो m1 अपॉन m2 तो क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो हमारी 1 से कम है। तो जब कोस थीटा का मान 1 होगा, ठीक है, जब 0 है तब तो अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है। तब तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल। और जब अपने पास में साइन थीटा और साइन भी हम क्या रख रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो साइन 0 यानी 0 ही हो गया। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब तो ये 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे से हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि ये इसके अंदर ऐड होता जा रहा है, तो अपॉन में क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा अपने पास में कि जब अपने कोस थीटा का मान नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, -1 हो रहा है, किस पे, अपना थीटा पाई पे जा रहा है, तो उस कंडीशन में अपने पास में क्या हो जाएगा, जब माइनस की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि -1 पर तो अपना थीटा इक्वल टू पाई पर तो ये अपना 0 हो जाएगा, तो -1 से पहले यानी माइनस की ओर जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वैल्यू माइनस से कम है, ये अपनी 1 से कम है, तो हो सकता है कि ये इससे इतनी कम हो कि ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो, ठीक है। अगर ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी हुई तो हमारे पास में टेन थीटा के मान क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारे टेन थीटा के कोई भी मान संभव है, 0 भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, यानी जो अपना पार्टिकल है, जो m2 क्या था, रेस्ट वाला पार्टिकल था, इसके लिए तो वेलोसिटी 0 ही थी,
यानी कोई छोटा कण यदि किसी भारी कण से टक्कर करता है तो स्कैटरिंग एंगल का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसके मान नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब हम लेते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हम लेते हैं m1 इक्वल टू m2 की। ठीक है, यहाँ तक लिख लें इसको। अब हम थर्ड कंडीशन के अंदर m1 इक्वल टू m2 को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब हम m1 इक्वल टू m2 की कंडीशन को चेक करेंगे। ये तो रहने देते अपने पास में। tan थीटा 1 इक्वल टू क्या था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस m1 अपॉन m2। तो अब हम चेक कर रहे हैं m1 इक्वल टू m2 की कंडीशन को। तो tan थीटा 1 इक्वल टू यानी m1 इक्वल टू m2 हुआ। ठीक है, हमारी थर्ड कंडीशन है m1 इक्वल टू m2। तो m1 इक्वल टू m2 की कंडीशन में क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 हुआ। तो जब हमारा थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा, यानी थीटा का मान अपना पाई हुआ, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई पर कोस थीटा का मान -1 और m1 अपॉन m2 क्या है अपना 1 है। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू -1 होने पर अपना जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो थीटा का जो मान है यानी हमारा जो tan थीटा है वो क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू पाई पर कोस थीटा इक्वल टू क्या है, -1 है। तो जो हमारा tan थीटा का मान है वो क्या हो सकता है, tan थीटा 1 इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा कि tan थीटा 1 का मान जो होता है वो इन्फिनिटी हो सकता है और इस कंडीशन के अंदर थीटा 1 का जो मान लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू की अपने पास में कि जैसे जैसे ये अपना -1 की ओर जा रहा है तो ये अपना क्या हो सकता है, अप्रोक्सीमेट हम इसको लिमिटिंग वैल्यू ले इसकी, तो ये वहां पर इन्फिनिटी हो सकता है। तो हम थीटा 1 को क्या ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 90 ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जब दो बराबर के पार्टिकल m1 और m2 दो इक्वल मास के पार्टिकल कोलिजन करते हैं तो वहां पर क्या होगा, m2 हमारा क्या है, रेस्ट में है और ये मास जो है इनका सेम है। तो ये सेम मास वाले पार्टिकल जब कोलिजन करेंगे यानी ये स्थिर है अपना m2 तो, और ये इससे आकर के टक्कर करता है, कोलिजन करता है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो स्कैटरिंग एंगल है वो 90 डिग्री हो सकता है। कोलिजन के बाद में ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है स्कैटरिंग एंगल के लिए कि m1 और m2 का हमारा रेशियो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये लिख लें यहाँ तक। अब हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं।
हमें एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एक अणु दिया है, यानी हमारे पास में क्या है, CO2। ठीक है, क्वेश्चन है अपना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अणु में कार्बन परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी कार्बन तथा ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी 1.12 एंगस्ट्रम है। कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में कार्बन मोनोऑक्साइड CO दे रखा है अपने को, तो और इनके जो एटम्स हैं उनके केंद्र के बीच की दूरी 1.12 एंगस्ट्रम है। कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करो। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास में दो एटम्स हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एज ए पार्टिकल, और हमको दे रखा है कि इनके जो सेंटर हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.12 एंगस्ट्रम है, और हमें कार्बन का जो एटम है उसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को निकालना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के हमने पहले भी एग्जांपल्स किए थे, वैसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे। RCM का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी एक ही अपने पास में एक एक्सिस के अलोंग है ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCM M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि जो हमारा कार्बन का जो एटम है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी हम कार्बन को ही क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम HCM को निकाल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में कार्बन है और ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मान लो इनका कहीं यहीं पर HCM हो, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हो यहाँ पर, तो ठीक है, थोड़ा इधर मान लो क्योंकि ये अपना 12 होगा इसका और इसका 16 होगा, तो यहाँ से अपने पास में जो HCM है इसको हमें कार्बन के रिस्पेक्ट में निकालना है कि कार्बन से कितने डिस्टेंस पर होगा ये, तो हम इसको ले लेते हैं इसकी फॉर्म में, यानी कार्बन को हम ओरिजिन मान के फिर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन को हम ओरिजिन मान के निकालेंगे तो कार्बन को हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, कार्बन की हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी x1 का मान, तो माना या कार्बन परमाणु मूल बिंदु पर स्थित है, यानी हम क्या ले रहे हैं, कार्बन को ही ओरिजिन पर ले रहे हैं, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो HCM का मान आ जाएगा M1 इंटू 0, M1 का मान क्या है हमारा 12, और M2 का मान हो जाएगा 16 इंटू x2 का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, यहां से अपने पास में x2 की पोजीशन क्या हो गई, इन दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस थी 1.12 एंगस्ट्रम थी। ठीक है, इसको हमने ओरिजिन माना है, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी
इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, तो 1.12 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16, ठीक है। तो XCM का मान हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस 16 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्सटीन का 2 से गया 32, 2 3 16 19, ठीक है, 9 और 1 16 एकम 17, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया 17.92 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 कितने होते हैं 28, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो अपने पास में 0.64, या फिर इसको एक बार डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। ये एंगस्ट्रम में मान आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो किसमें है, एंगस्ट्रम में है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, XCM का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, XCM होगा, और ये जो डिस्टेंस आई है वो हमारी, जो हमारा कार्बन एटम है उसके रिस्पेक्ट में आई है, कि उससे इतने डिस्टेंस पर होगा। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.12 है। तो इस 1.12 से हम 0.64 को माइनस कर देंगे, तो वो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी ऑक्सीजन एटम से। तो इस प्रकार हम जो हमारे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है।